क्लास 8 का उद्योग 5वां चैप्टर है। कागज जो है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग है। कागज द्वितीय क्षेत्र का ही है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है, कागज उद्योग आता है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के रूप में, आकार के रूप में, स्वामित्व के आधार पर होता है। पूछेगा उद्योग का वर्गीकरण कैसे होता है? कच्चा माल के रूप में, आकार के रूप में, स्वामित्व के आधार पर। 10th क्लास में है। तो पहला है कच्चा माल के रूप में उद्योग। देखते हैं हम लोग। तो कच्चा माल के रूप में उद्योग होता है कृषि, कच्चा माल के आधार पर उद्योग है ना। खनिज हो गया, कच्चा माल है। समुद्र वन हो गया, समुद्र हो गया, वन हो गया है ना। कृषि, खनिज, समुद्र, वन क्या है? कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। ये सब उद्योग वर्गीकरण थे कच्चा माल के, आकार के, स्वामित्व के। तो पहले कच्चा माल में देखें कृषि, खनिज, समुद्र, वन। अब कृषि में भी कच्चा माल के पहला कृषि पदार्थ उद्योग देखते हैं। कृषि पदार्थ उद्योग कच्चा माल के रूप में है। कच्चा माल के रूप में वनस्पति कृषि पदार्थ से कच्चा माल है। जंतु उत्पादक उद्योग, वनस्पति जंतु आता है। वनस्पति और जंतु जितना आता है सब कृषि पदार्थ आता है। जैसे डेयरी उत्पादक, चर्म उद्योग, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादक, चर्म उद्योग, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र सब कृषि पदार्थ है। अभी वनस्पति जंतु वाला। अब चलते हम लोग खनिज वाला देखते हैं। खनिज पर आधारित उद्योग है। खनिज पर आधारित उद्योग देखा जाए तो प्राथमिक उद्योग खनिज उद्योग है। प्राथमिक से खनिज वाला भी प्राथमिक है, क्योंकि खनिज जमीन से निकलता है तो प्रथम क्रिया होता है। खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। इसमें क्या होता है? खनिज में क्या होता है? खनिज अयस्क का उपयोग किसमें होता है? कच्चे माल के रूप में। अयस्क से बना लोहा, लोहा क्या है? खनिज आधारित उद्योग हो गया जो अयस्क से बनता है। तो समुद्र आधारित उद्योग क्या है? कृषि पदार्थ है कच्चे माल के रूप में। समुद्र आधारित उद्योग सागर, महासागर उत्पादक का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। सागर, महासागर से जो भी उत्पादक होता है उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। चाहे सागर से उत्पादक हो, महासागर से, या मत्स्य तेल महासागर सागर से होता है। समुद्र खाद, समुद्री साध्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य समुद्री साध्य प्रसंस्करण उद्योग सब समुद्र आधारित उद्योग है। क्या? समुद्र आधारित उद्योग है। अब लोग देखते हैं वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग में लुगदी, कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण जितना बनता है, लुगदी, कागज बनते हैं, लकड़ी, औषधि, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण जो भी बनता है सब वन आधारित उद्योग है। क्या? वन आधारित उद्योग है। कच्चा माल के आधार पर उद्योग देख लिए। उद्योग का वर्गीकरण था कच्चा माल के आधार पर हो गया। अब चले आकार का आकार, फिर स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण फिर 2 प्रकार से होता है। एगो लघु आकार वाला उद्योग, एगो बृहत आकार वाला उद्योग। लघु उद्योग या घरेलू उद्योग का, जैसे लघु कहिए, घरेलू कहिए, क्या है? ठीक है। लघु या घरेलू उद्योग जो है कैसा होता है? छोटे पैमाने का उद्योग। कैसा है? छोटे पैमाने। लघु उद्योग जो छोटे पैमाने पर उद्योग होता है, इसके निर्माण में लघु हाथ से होता है। क्या होता है? हाथ से बनता है। जैसे टोकरी छोटा उद्योग है, लघु उद्योग है, घरेलू उद्योग है। टोकरी घर से बनता है, हाथ से बनता है। मिट्टी के बर्तन भी, रेशम बुनाई, खाद्य प्रकरण या प्रसंस्करण। टोकरी, मिट्टी के बर्तन, रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण। 5 पट एक चित्र देखना है। लिखल है यहाँ मखाने के खाद्य प्रक्रम की अवस्था। मखाने में क्या है? लघु छोटे उद्योग है, घरेलू उद्योग है ये। आकार के आधार पर एक और है कि पूंजी के अनुसार जो भी उद्योग होता है, कम पूंजी लघु उद्योग, ज़्यादा पूंजी बृहत उद्योग है ना। और निर्भर रहता है मजदूरों पर संख्या पर। इसको लघु को कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, घरेलू उद्योग। अब इसी का उल्टा हो गया बृहत उद्योग, जब बड़े पैमाने पर होता है, बड़ा चीज निर्माण करता है, इसमें पूंजी ज़्यादा लगता है ना। बड़ा चीज निर्माण होता है जैसे ऑटोमोबाइल, भारी मशीन, ये सब क्या है? ऑटोमोबाइल, भारी मशीन बृहत उद्योग है। अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। का स्वामित्व के आधार पर उद्योग तो निजी क्षेत्र, राजस्व, राज्य स्वामित्व के या सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए। राज्य में राज्य के, सार्वजनिक सभी का हक है। संयुक्त क्षेत्र जो दोनों राज्य, प्राइवेट और सरकारी दोनों सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र या प्राइवेट का संचालन एक या अधिक व्यक्ति द्वारा हो सकता है। कोई खास आदमी से, जो घर स्वामित्व हो गया, संचालन स्वामित्व के द्वारा होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग संचालन स्वामित्व और सरकार दोनों द्वारा होता है। संचालन जो होता है इसका सार्वजनिक वाला या राज्य वाला बोलते हैं इसको, स्वामित्व भी और सरकार दोनों द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, कैसा सार्वजनिक है ना, सरकार के द्वारा भी और प्राइवेट द्वारा भी दोनों चलता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल कहिए थे ना, सेल या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों के हाथ में। संयुक्त क्षेत्र संचालन राज्य और व्यक्ति के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र दोनों मिला के। सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना स्वामित्व। अच्छा सर, ये जो सार्वजनिक है जी, इसका मालिक जो होता है सरकार द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हम पीछे गलती पढ़ ली ना, दोनों द्वारा नहीं है, सरकार मालिक होता है इस पर। सार्वजनिक है ये तो सरकार मालिक रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, स्टील ऑफ इंडिया, इस संयुक्त क्षेत्र में दोनों मालिक होता है, सरकार और प्राइवेट आदमी। राज्य और व्यक्तियों के समूह से चलता है। जो मारुति उद्योग है, दोनों को मिली जुली सरकार है। मारुति सहकारी उद्योग जारी रहे, कच्चे माल के उत्पादकों जो उत्पादक करते हैं वो भी,
आपूर्तिकर्ता कामगार जो है वो भी दोनों मिलजुल कर करता है, वो सहकारी उद्योग कहते हैं। सहकारी उद्योग में आनंद मिल यूनियन लिमिटेड सहकारी उद्योग क्या है? आनंद मिल यूनियन जो है कच्चे माल उत्पादक भी करता है, आपूर्तिकर्ता कामगार मतलब काम करने वाला भी दोनों मिलकर करता है, आनंद मिल यूनियन। सुधा डेयरी सहकारी उपयोग, सहकारी नाम है सुधा डेयरी वाला के, सबका हो गया सहकारी उद्योग है। लिखल है सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी कह रहा है औद्योगिकरण से प्राय नगर क्षेत्र और शहर क्षेत्र का विकास और वृद्धि होती है। नगर क्षेत्र का विकास होगा और शहर क्षेत्र का। ये कह रहा है उद्योगों को अवस्थिति प्रभावित करने वाला कारक। उद्योग को प्रभावित करता कौन? संचार होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सब होना चाहिए। नहीं रहेगा तो श्रमिक पूंजी बाजार जो है, श्रमिक पूंजी बाजार आर्थिक कारण है, स्वार्थी कारण, क्योंकि बिना पूंजी पैसा करने होगा, श्रम पैसा चाहिए, बाजार भी चलाने तो पैसा चाहिए। चार को इधर विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, चार को इधर, श्रम, पूंजी, बाजार, जल इधर, और कच्चा माल है, ये मेन चीज़। अच्छा बताओ औद्योगिक तंत्र जो होता है, औद्योगिक तंत्र में क्या क्या होता है? तो औद्योगिक तंत्र में निवेश होता है, प्रक्रम निर्गत, माने निवेश कोची कोची निवेश है, पैसा पूंजी निवेश करेंगे है ना, भूमि निवेश करेंगे, श्रम निवेश करेंगे, और क्या प्रक्रम निर्गत शामिल है, प्रक्रम भी शामिल है और निर्गत भी शामिल है। तो निवेश में कौन कौन शामिल है और प्रक्रम में कौन कौन शामिल है, निर्गत में कौन कौन शामिल है? औद्योगिक तंत्र में ये तीनों मिलकर बनता है औद्योगिक तंत्र। तो निवेश में आता है, निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत आता है। कच्चा माल निवेश करना है और श्रम निवेश करना है, और भूमि की लागत कितना निवेश करना है, जमीन कितना निवेश होगा वो भी देखना है। जल की उपलब्धता निवेश करता है, परिवहन निवेश करता है, विद्युत शामिल सब निवेश में आता है। निवेश कौन करता है? कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत शामिल है। और प्रक्रम कौन कौन आता है? तो प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत करके हम लोग कन्वर्ट करना है ना, कच्चे माल का करते हैं परिष्कृत, साफ सुथरा करते हैं और दूसरे साफ करके दूसरे चीज बदल देते हैं, ये प्रक्रम कहलाता है। निर्गत में आता है, तो सबसे पहले प्रक्रम देख लेते हैं, कच्चे माल को परिष्कृत करके कन्वर्ट करना, ओटाई करना, साफ सुथरा होता है, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, सब क्या है? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई सब का प्रक्रम है। और निर्गत में निकलता है सामान और का। कह रहा है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो कौन कौन विश्व में औद्योगिक, पूरे विश्व में बात हो रहा है औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है पूरे विश्व में? तो पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्वोत्तर अमेरिका, पूरा अमेरिका नहीं है, पूर्व वाला और उत्तर वाला अमेरिका आता है। पश्चिमी मध्य यूरोप, पश्चिमी और मध्य दोनों यूरोप आता है। और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी मध्य यूरोप तब करता है, पूर्वी यूरोप भी आता है, पूर्वी यूरोप भी, और पूर्वी एशिया और पूर्वी यूरोप दोनों आता है। क्या चीज़ मामला आता है? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर और अमेरिका। देखते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश काला वाला है, काला वाला देखते हैं। तो कह रहा है पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्व में भी है ना, इधर से पूर्व में है और नीचे से ऊपर एक उत्तर में है, तो पूर्वोत्तर अमेरिका हो गया है ना, जो काला काला दिख रहा है ना, ये पूर्वोत्तर अमेरिका है, अमेरिका में है। फिर पश्चिमी और मध्य यूरोप, यूरोप में पूरा यूरोप नहीं, पश्चिम वाला यूरोप देखिए, पश्चिमी यूरोप है, और पश्चिमी यूरोप का मध्य यूरोप में भी कुछ है, और पूर्वी यूरोप में भी आ जाता है कभी, देखिए पूर्वी यूरोप है ना, पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप तीनों आ जाता है औद्योगिक प्रदेश में। और देखा जाए पश्चिम पूर्वी एशिया आता है, पूरा एशिया नहीं है, पूर्वी एशिया देखिए, पूर्वी एशिया पूरा है, ये पूरा एशिया है ना, पूर्वी एशिया में इधर देख लीजिए है ना, जो भारत में है। एक बार फिर से देख लेते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका देख लिए, पश्चिमी मध्य पूर्वोत्तर अमेरिका है, पूर्वोत्तर अमेरिका देख लिए, फिर उत्तर में भी है, पूर्व में है, पश्चिमी मध्य यूरोप है और पूर्वी यूरोप है। देखिए यूरोप में देखा जाए, यूरोप में पश्चिम भी है और मध्य में भी है, कहीं मध्य में है ना, और पूर्वी यूरोप में भी है। फिर पूर्वी एशिया है, पूरा एशिया देख लीजिए, एशिया है, एशिया का पूर्व में है, यहू वो हम लोग देखे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखे हम लोग, क्या देखे? प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अब देख रहे हैं हम लोग औद्योगिक प्रदेश, विश्व का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जहाँ अधिकांश खुलता है कौन जगह पर? इस एरिया पर तो खुलबे करता है। इस पर क्यों खुलता है? क्योंकि यह समुद्री पतन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में खुलेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और समुद्री पतन के नजदीक खुलता है। सब समुद्री पतन देख रहे हैं हम लोग है ना, समुद्री पतन के नजदीक कोयला के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ खुलेगा। जितना खुला सा समुद्री पतन है, कोयला भी यहाँ है, समुद्री पतन शीतोष्ण है, उष्ण नहीं है, शीतोष्ण सब दूर है, ठीक ना। और समुद्री पतन भी है, कोयला क्षेत्र भी है चीन में है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश खुलता है। भारत में औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ है? पूरे विश्व में देख लिए, तो औद्योगिक प्रदेश मुंबई भी है, पुणे है ना, बंगलौर है, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश,
गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, हुगली हुगली हो गया पश्चिमी बंगाल में। लिखना ही देखिए। औद्योगिक प्रदेश मुंबई और चेन्नई तो फिक्स है, अभी गंगा घाटी तरफ है भारत में। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, 3 दिसंबर को, है ना, 12:30 बज रहा है बजे घटा। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक रखने से होल था, उसमें क्या होल था ना, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक दवा रख ले था भोपाल में। यूनियन कार्बाइड के दवा रख ले था, कीटनाशक दवा था। ये रखने से हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, दोनों का रिसाव, गैस का रिसाव हो गया। हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। हाइड्रोजन मिथाइल दोनों को, हाइड्रोजन में साइनाइड और मिथाइल में आइसोसाइनाइड, आइसो खाई लग गया इसमें, मिथाइल में आइसो लग गया, गैस का रिसाव हुआ। 1989 सरकारी सूचना के अनुसार, 1989 में क्या हुआ, 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार देखा जाए 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गया था। घटना घटा 84 में, 1989 की बात है, 5 साल बाद 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गया। 23 दिसंबर 2005 में, 3 दिसंबर 1980 को घटा। फिर 23 दिसंबर 2005 है, चीन के कायो चोगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोग मारे गए थे और 9,000 लोग दुर्घटना में ग्रस्त हो गए थे। सोच लीजिए, ये 23 दिसंबर 2005 की बात है, हमने परीक्षा 9 में दिए थे होकर 4 साल पहले ही। 23 दिसंबर की बात है, 20 दिसंबर है 2005 में। चीन के कहाँ घटल था, कायो चोगगिंग में घटल था, गैस कूप से विस्फोट हुआ, गैस से विस्फोट से 243 लोग मारे गए थे और 9,000 लोग घायल। सबसे पुराना उद्योग, सबसे पुराना पूछेगा तब, सबसे पुराना उद्योग कौन है, तो लोहा वस्त्र उद्योग सबसे पुराना है। और नया उभरता उद्योग कौन सा है, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नया उभरता उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी नया चीज़ आता है, सूचना मिलते रहता है ना। लोहा वस्त्र तो जानी रहे, लोहा बहुत पहले से वस्त्र उद्योग बहुत पुराना है। उभरते उद्योग सनराइज उद्योग, ये नया उभरता सूचना प्रौद्योगिकी, और उभरता खाली उद्योग है, खाली उभरता उद्योग। सनराइज जो उभरता उद्योग है, यहाँ का रहा उभरता उद्योग में सनराइज आता है, और उभरते उद्योग में भी आता है नया उभरता है। सब सूचना प्रौद्योगिकी सब उभरते उद्योग में आता है। देखिए लिखल है उभरते उद्योग सनराइज है, सनराइज उभरता उद्योग है के नाम से भी। उभरते उद्योग का बोलते हैं, सनराइज उद्योग के नाम जानते हैं जी, है नहीं। उभरता उद्योग उसको कहते हैं, उभरता उद्योग हो या सनराइज उद्योग का नाम है, ठीक ना। इसमें सूचना आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है, स्वास्थ्य लाभ भी आता है, ठीक ना, स्वास्थ्य लाभ भी आ जाता है, ठीक। सत्कार है, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। देखिए कह रहा है उभरता उद्योग बराबर कर दीजिए, सनराइज उद्योग दोनों आपस बराबर है। और उभरते उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ना, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आता है, स्वास्थ्य लाभ भी आता है, स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सत्कार ज्ञान भी शामिल है। विश्व में सबसे लोहा वस्त्र उद्योग पुराना है, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो उभरता उद्योग है या सनराइज उद्योग है। लोहा कहाँ कहाँ अवस्थित है पहले बताइए। लोहा आपको जर्मनी में देख रहे हैं, जर्मनी में भी मिलेगा, हिटलर था वहाँ का। यूएस अमेरिका में भी है ना, चीन तो है ये, जापान भी, रूस में भी मिलेगा। जर्मनी, अमेरिका, यूएसए, चीन, जापान, रूस। कह रहा वस्त्र उद्योग कहाँ मिलेगा, लोहा वस्त्र विश्व का सबसे पुराना उद्योग है। भारत है, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया भी है, जापान भी, ताइवान। वस्त्र के मामले में भारत पहला स्थान है, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। सूचना प्रौद्योगिकी जो उभरता हुआ उद्योग है, या उसको बोलते हैं हम लोग सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, उभरता उद्योग या सनराइज उद्योग। तो मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया जाओगे, ये पूरा कैलिफोर्निया है, तो बीच बीच मिलता है आपको, है ना, कैलिफोर्निया के बीच बीच मिलता है। वहीं का मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी है, वहीं पर मिलता है। सिलिकॉन घाटी में ही सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, सिलिकॉन घाटी में। भारत में जाओगे तो भारत में कहाँ मिलेगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु में मिलता है। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, बेंगलुरु का बोलते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु में क्या मिलता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, और सिलिकॉन वैली भी कहते हैं बेंगलुरु को। अच्छा, प्रगलन किसे कहते हैं, प्रगलन यह ऐसा प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पाकर निष्कर्ष किया था हमने। कोई धातु है, उसका गलने की प्रक्रिया मान लीजिए 100 है और नहीं गल रहा है, तो उसमें कुछ चीज मिला दी है, तो 120 हो गया तापमान, तो गल गया। वही जिस धातु को उसके अयस्क के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पाकर निष्कर्ष किया था उसे प्रगलन कहते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितना कोयला, तो 8 टन कोयला चाहिए। बाप रे, 1 टन इस्पात बनाओगे तो 1 टन होगा, और 8 टन बर्बाद हो रहा है कोयला। 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में 8 टन कोयला बर्बाद, और 4 टन अयस्क भी बर्बाद हो रहा है बाबू। 8 से 12 टन बर्बाद हो गया अयस्क के साथ, और प्लस में 1 टन चूना पत्थर भी है। सोच लिए 8 से 12 13 टन बर्बाद होता है, चूना पत्थर से मिला के 1 टन इस्पात होता है।
लिखल है 1 टन 8 टन कोयला और 4 टन अयस्क, 8 4 12 अयस्क है, और ये कोयला है, और 1 टन चूना पत्थर है, तब बनता है 1 टन इस्पात। सोच लीजिए 13 टन बर्बाद करते हैं तब 1 टन बर्बाद होता है। वही है 1 टन इस्पात बनाने में 8 टन कोयला देख लिए, 4 टन अयस्क भी देख लिए, 1 टन चूना पत्थर भी देखा है, तब जाके 1 टन इस्पात बनता है। पूछेगा आधुनिक उद्योग, मैंने अभी जो है उद्योग चल रहा है वर्तमान में, वही आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसे कहते हैं? इस्पात के बनते हैं। यही इस्पात जो 1 टन बनाने में काम आता है, ये आधुनिक उद्योग का आधुनिकीकरण का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कहाँ है? ये लोहा आवासीय देश जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, रूस है। भारत वस्त्र उद्योग का है तो भारत पहला स्थान है, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। लेकिन यही लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र है तो भिलाई हो गया, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, अपनकेला, बोकारो भी है लोहा इस्पात केंद्र। बोकारो एक ही प्रदेश में फैले जो 4 राज्य में फैला है। कह रहा है जहाँ 1800 ईसा पूर्व के पहले, 1800 ईस्वी के पूर्व मैंने 1800 ईस्वी के पहले की बात है। इस्पात उद्योग वहीं बनता था, अवस्थित था जहाँ इस्पात उद्योग कच्चा माल के रूप में मिलता था, विद्युत आपूर्ति मिलता था, है ना, बहता जल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला हो गया, बाद में कोयला आने लगा। पहले वहाँ मिलता था जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन अब कोयला के क्षेत्र में सिर्फ होता है नहर और रेलवे के निकट थे। अब 1950 के बाद, पहले के बाद है 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने लगा। 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र बंदरगाह के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया, क्योंकि लौह इस्पात विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार उपलब्ध है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लोहा इस्पात उत्पादन केंद्र है कहाँ का? भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में फैला है। बोकारो जो है एक ही प्रदेश झारखंड में फैला, एक ही प्रदेश में फैला है जो 4 राज्य में फैला है। जो मैंने कहा बोकारो 4 राज्य में फैला है। 4 राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, ऐसे नहीं कहा जी। लौह इस्पात उत्पादन केंद्र जो है ना, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब एक ही प्रदेश में फैला। भिलाई पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दुर्गापुर छत्तीसगढ़ पड़ता है, बनपुर हो गया। इसी तरह बोकारो, जमशेदपुर पड़ता है आपको झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना दुर्गापुर। भिलाई, बनपुर लगता है कि पश्चिम बंगाल में होगा, देख लीजिएगा। प्रमुख इस्पात केंद्र, उधर देखें हम लोग लोहा इस्पात, इधर देखें हम लोग लोहा इस्पात प्रमुख केंद्र, है ना, इतना। यहाँ देख रहे हैं प्रमुख इस्पात केंद्र, लोहा नहीं है, खाली इस्पात केंद्र है ना। सभी स्थानीय संसाधन का उपयोग करता है। स्थानीय का मतलब जितना भी चीज़ बने सब लोहा इस्पात से बना है, इसलिए सभी स्थानीय संसाधन का उपयोग करते हैं। इसमें आता है भद्रावती विजयनगर में, कर्नाटक पड़ता है, भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब है इस्पात केंद्र। पूछेगा भद्रावती और विजयनगर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नक्शा याद आना चाहिए, ठीक ना। कर्नाटक दिख रहा है ना, यही भद्रावती विजयनगर यहीं पड़ता है। देखिए विजय पूरा है, लेकिन विजयनगर भी यहीं है, भद्रावती यहीं है, ठीक ना, कर्नाटक में। तो भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु इस्पात केंद्र सब। ये कह रहे हैं लौह आवासीय देश कहाँ? जर्मनी, USA, चीन, जापान, रूस। कह रहा है प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र। तो देखिए हम लोग कहाँ कहाँ है। जर्मनी देखें हम लोग अभी, USA है, जर्मनी है और रूस है, यूरोप में है, यूरोप में बहुत सारा है केंद्र। एशिया है, ये है ना, रूस, जर्मनी देख ही रहे हैं, जापान भी है, ठीक ना, जापान और है, जापान के अलावा भारत है, ये भारत भी है लोहा स्थित देश। फिर देखिए यहाँ पर आपको कौन है? तो यहाँ पर आपको USA, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर भी है बहुत सारा। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील भी है, ठीक ना, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील भी है लौह इस्पात केंद्र। जमशेदपुर देखा जाए तो जमशेदपुर 1947 में बना था क्या? 1947 से पूर्व के पहले, 1947 से पहले, देश आज़ाद होने से पहले, है ना, केवल इस्पात कारखाना था पहले जमशेदपुर। 47 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के नाम से जानते थे। इसका नाम था टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के नाम से जाना जाता था, जो निजी स्वामित्व था। टिस्को को आज़ादी के बाद सरकार ने अपने हाथ लिया और बहुत लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिया। टिस्को जो झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरके नदी के संगम के नज़दीक है, स्वर्ण रेखा और खरके नदी के संगम पर है। साक्ची नामक स्थान पर 1907 में खोला गया था।
जो 1947 से पूर्व है ना, 1907 का है, 47 से पूर्व है। 40 वर्ष पहले साक्षी नामा स्थान पर खोला गया था, जो साक्षी का नाम बदल कर अब जमशेदपुर कर दिया है। टिस्को की शुरुआत हुआ है। बाद में साक्षी का नाम चेंज करके जमशेदपुर रख दिया। जमशेदपुर भौगोलिक रूप से देखा जाए, जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र का सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर माना जाता है। जमशेदपुर सबसे अच्छा जगह पर है। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति देखा जाए, है ना। जमशेदपुर में देखिए टाटा इस्पात कार्य है ना। साक्षी नामक स्थान पर खोला गया था। टाटा मुख्यालय, अस्पताल, सामान्य डाकघर सभी है ना। हवाई पत्तन जमशेदपुर, गल्फ कोर्स, जलिया, है ना, सब खरके नदी पर है और सोनरेखा नदी पर है। देखिए लिए सोनरेखा डालमा पहाड़ी के नीचे है ना। डिमना झील को यही है और का साक्षी। गोल्फ कोर्स भी यहाँ पर है, हो गया। साक्षी में खुला है तो इस्पात संयंत्र स्थापित करने का एक कारण, क्या कारण था साक्षी में खुला? यह स्थान बंगाल और नागपुर पर कालीकट स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर पर है। बंगाल नागपुर के रेल मार्ग जो चलती है, बंगाल और नागपुर रेल मार्ग, वहीं पर कालीकट स्टेशन से लेकर के 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टिस्को ये चलते खुला है साक्षी में। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। झारिया कोयला क्षेत्र, यहीं से टिस्को को कोयला मिलता है। और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। कोयला मिलता है झारिया से और लौह अयस्क मिलता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता है लौह अयस्क। उड़ीसा देख रहे हैं, झारखंड है, तो बगल में क्या है, उड़ीसा है, यहाँ से मिलता है। और छत्तीसगढ़ से मिलता है, क्या मिलता है, लौह अयस्क का भंडार है, यहाँ पर झारखंड मिलता है। तो कोयला मिलता है झरिया से, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क अवस्थित है। चूना पत्थर भी मिलता है यहाँ से, डोलामाइट मैग्नीज प्राप्त होता है। लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट मैग्नीज प्राप्त होता है। पानी मिलता है इसको खरके सोनरेखा नदी पर संगम पर, इसलिए पानी यहीं से मिलता है। पिट्सबर्ग यूएसए अमेरिका में है। पिट्सबर्ग उद्योग अमेरिका में है। कोयला पिट्सबर्ग में ही है। कोयला पिट्सबर्ग में ही है। लौह अयस्क देखा जाए मिनेसोटा के लोहे की खान से प्राप्त होता है। यहाँ पिट्सबर्ग में लौह अयस्क जो है मिनेसोटा के जो लोहा खान है, किसका लोहा खान है, मिनेसोटा की लोहे खान से प्राप्त होता है क्या, कोयला। पिट्सबर्ग जो है अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। क्या इस्पात नगर माना जाता है। पिट्सबर्ग में कच्चा माल कोयला से ही, जैसे कोयला कच्चा माल पिट्सबर्ग में ही मिलता है, खुद मिलता है कोयला पिट्सबर्ग में। जबकि लॉ कहाँ से मिलता है, लॉ मिनेसोटा की लौह खान से प्राप्त करता है। कुछ कोयला तो पिट्सबर्ग में मिलता है, लेकिन लॉ कहाँ से मिलता है, तो मिनेसोटा की जो लौह खानन है वहीं से मिलता है। मिनेसोटा से लॉ मिलता है पिट्सबर्ग को। मिनेसोटा से पिट्सबर्ग की दूरी कितना है, तो मिनेसोटा से पिट्सबर्ग की दूरी 1500 किलोमीटर, कितना, 1500 किलोमीटर दूरी पर है। 1500 किलोमीटर दूरी पर है। और 9 संचालक भी चलता है। सर्वोत्तम मार्ग है ग्रेट लेक्स जल मार्ग भी है ना, जल मार्ग भी है मिनेसोटा पिट्सबर्ग के बीच में। यहाँ जल जो ओहियो और मोनोगहेला एल्गनी नदी से मिलता है। पूछेगा पिट्सबर्ग का पानी कहाँ से मिलता है, तो ओहियो नदी से, मोनोगहेला एल्गनी नदी से मिलता है। ओहियो मोनोगहेला एल्गनी नदी से मिलता है आपको पानी पिट्सबर्ग को। सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग के मामले में देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती उत्पत्ति हुआ है टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियर से हुआ है। टेक्सटाइल लैटिन भाषा से हुआ है, टेक्सटाइल से सूती बना है, टेक्सियर से हुआ है। टेक्सटाइल से टेक्सियर का अर्थ होता है बुनना, इसी से हो गया सूती का जन्म। धागा से कपड़ा जो बनता है, धागा से कपड़ा की बुनाई एक प्राचीन कला है, ये प्राचीन धागा से बना। आज थोड़ा ना वस्त्र निर्माण में ऊन, सिल्क, जूट, पटसन सब आता है। वस्त्र निर्माण में कौन आता है, वस्त्र कपड़ा बनाने, ऊन भी, सिल्क भी, जूट का पटसन। रेशा कच्चा माल है। रेशा क्या है, कच्चा माल के रूप में होता है रेशा। रेशा प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकती है। रेशा कच्चा माल है, प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित हो सकता है रेशा। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है रेशा। तो प्राकृतिक रेशा कैसा होता है, ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से होता है। पूछेगा प्राकृतिक रेशा किससे प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशा ऊन से, सिल्क से, कपास, ऊन से भी मिलता है प्राकृतिक रेशा। सिल्क, कपास जो है, लिनन भी है, जूट। मानव निर्मित रेशा नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक रेयन। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक रेयन आता है, मानव निर्मित रेशा है। सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। पूछेगा विश्व के सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, इससे कोई पुराना नहीं है। 18वीं सदी में सूती वस्त्र हाथ से बनता था। 18वीं सदी में आविष्कार फिर हो जाता है पावरलूम के। तो पावरलूम के आविष्कार होने से ब्रिटेन में आविष्कार होता है, फिर विश्व के अन्य देशों में पावरलूम का आविष्कार होता है, सूती बनना शुरू होता है पावरलूम से।
से जो मिलता है इससे कोयला पृथ्वी पर में स्थित है, जबकि लौह अयस्क लोहे खान से प्राप्त होता है जो पृथ्वी पर से कितना है 1500 किलोमीटर दूर है। देख लिया कि खाने में पृथ्वी पर के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स मार्ग भी है। यह अयस्क का 2 परिवहन है। तो यह ग्रेट लेक्स का नाम सुपीरियर हिरोन ओंटारियो मिशिगन इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील माना जाता है। सुपीरियर हिरोन ओंटारियो मिशिगन इरी 5 में सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील सबसे मीठे जल की झील है। इन सब 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी और जो अन्य की तुलना में सबसे उच्च और ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। यही है ग्रेट लेक्स का नाम। 5 झील को मिलकर बनाएगा सुपीरियर हिरोन ओंटारियो मिशिगन इरी। विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश, इसका लोकेशन देखते हैं। विश्व में प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश तो देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील हो गया। और ब्राज़ील के नीचे आइए सूती वस्त्र निर्माण। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के नीचे एरिया है। फिर उत्तरी अमेरिका इस पूर्वी भाग में है। फिर दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका का सब दक्षिणी भाग अटलांटिक महासागर की ओर, और फिर सबसे पूर्वी भाग भूमध्य महासागर की ओर। फिर इधर यूरोप के पश्चिमी किनारा पर सूती वस्त्र का केंद्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह सब पतन पत्र का है आर्टिक महासागर के। फिर बीच में थोड़ा सा आता है सूती वस्त्र। फिर एशिया में जाता है, एशिया में फिर चीन में, भारत भी है हिंद महासागर की ओर मुंबई की तरफ। फिर एशिया के पूर्वी भाग में भी है, जापान है ना सूती वस्त्र का केंद्र, जो मैनचेस्टर कहते हैं जापान का। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में खुला था। भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कब खुला था? तो भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग पूछेगा तो वस्त्र भारत में 1818 में खुला था। कोलकाता में खुला था। कोलकाता के समीप गैलेस्टर में मिलता, फोर्ट गैलेस्टर में खुला था, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया था 1818 वाला। फोर्ट गैलेस्टर फॉल्स हो गया। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में, लेकिन फेल हो जाता है, इसलिए कट निशान दे दिया है। देखते हैं हम लोग सूती वस्त्र के उत्पादक देश पढ़ रहे थे लोग। भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया। तो कह रहा है सूती वस्त्र के उत्पादक देश भारत। देखिए भारत भी है सूती वस्त्र, ये सब सूती वस्त्र वाला है ना, सूती वस्त्र भी निर्माण प्रदेश है। भारत भी देख रहे हैं हम लोग। भारत है। भारत के बाद आता है आपको चीन भी है। चीन के बाद जापान भी है। जापान के बाद अमेरिका भी देख रहे हैं, अमेरिका भी है, और ब्राज़ील भी है इधर। वही कह रहा है सूती वस्त्र के उत्पादक देश कौन कौन है? तो भारत हो गया, चीन हो गया, जापान, ब्राज़ील, अमेरिका, ब्राज़ील। ढाका का मलमल कपड़े के लिए, ढाका किस लिए प्रसिद्ध है? ढाका जो मलमल कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में ढाका पड़ता है। मछलीपट्टनम जो छीट कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। मछलीपट्टनम छीट। कालीकट कैलिको, कैलिको कपड़ा। बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के सुनहरी जड़ी वस्त्र प्रसिद्ध है। सुनहरी और जड़ी वस्त्र प्रसिद्ध कहाँ के? सुनहरी जड़ी बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के। ढाका के मलमल, मछलीपट्टनम के छीट, कालीकट के कैलिको, बुरहानपुर सूरत कपड़ा के लिए, सुनहरी जड़ी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला सफल यांत्रिक वस्त्र मिल तो सफल मुंबई वाला वस्त्र का ही या सूती का ही 1854 में खुला था। सूती वस्त्र केंद्र कहाँ केंद्र? लुधियाना हो गया, पुदुचेरी हो गया, पानीपत, कोयम्बटूर है ना, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, ये सब सूती वस्त्र का केंद्र क्या है? सूती वस्त्रों का केंद्र कहा जाता है। लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कौन है? 1818 में खुला था, जो फेल हो गया था। कोलकाता का नजदीक खुला था। फोर्ट गैलेस्टर में तो फोर्ट हो गया, फॉल्स हो गया, लेकिन बाद में असफल हो गया बाद में। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग केंद्र भी है, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखा है पहले सूती वस्त्र केंद्र लुधियाना भी है, केंद्र सूती वस्त्र का केंद्र लुधियाना भी, पुदुचेरी भी, पानीपत भी, कोयम्बटूर भी, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो अहमदाबाद सूती वस्त्र केंद्र भी है। तो अहमदाबाद सूती वस्त्र, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। साबरमती नदी जाओगे ना, साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। 1859 में खुला था। 1858 में खुला था। कोलकाता वाला फोर्ट गैलेस्टर तो फेल हो गया था, है ना। वस्त्र उद्योग, ये वस्त्र उद्योग था, ये सूती वस्त्र उद्योग है। साबरमती नदी किनारे गुजरात में, अहमदाबाद में 1859 में खुला पहली मिल, है ना। जो मुंबई में खुला था 1854 में, 5 वर्ष बाद 1859 में कोलकाता खुला, पहली मिल खुला था 1859 में। मुंबई में खुला 1854 में। के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक कर्ता नगर है। 54 पहला है, दूसरा था अहमदाबाद 59 में, तो 5 वर्ष बाद खुला था। 54, 5, 59। पहला मुंबई में, दूसरा अहमदाबाद 1859 में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। यही अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर साबरमती नदी के किनारे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत को पूछेगा तो कोयम्बटूर है। गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, और दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर हो गया दक्षिण भारत के, वही है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का कहेगा तो कोयम्बटूर, है ना। और उत्तर भारत का है तो कानपुर, जो यूपी में है।
उत्तर भारत का देखिए, उत्तर भारत का कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और भारत के हो गया क्योंकि 1859 में खोला था यहाँ पर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और यह दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर। ओसाका देखते हैं, ओसाका वस्तु उद्योग केंद्र निर्माण के लिए जापान में पड़ता है। ओसाका जापान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जापान का प्रमुख केंद्र ओसाका है। ओसाका जापान का प्रमुख केंद्र है वस्तु उद्योग के लिए। ओसाका जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। पूछेगा जापान का मैनचेस्टर ओसाका। देखो वस्तु उद्योग है, जापान का मैनचेस्टर, यहीं पर ओसाका है। ओसाका है वही है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। ओसाका जो है वस्तु उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर है ना। कोई कच्चा माल आयात होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, मिलेगा नहीं चलेगा। कपास यहाँ मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से अधिक आयात करता है। ओसाका जो जापान पड़ता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। वो कहाँ से कपास लाता है तो मिस्र से लाता है, कपास मिस्र से लाता है, भारत से, चीन से, अमेरिका से आयात करता है। तो ठीक है कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका यहीं पर है। बगल में भारत यहाँ से ले जाता है, और बगल में चीन है, इधर चीन से भी ले जाता है, और मिस्र बगल में है, मिस्र से भी उठा कर ले जाता है, और अमेरिका भी उठा कर ले जाता है। वही मिस्र, चीन, भारत, चीन, यूएसए से आयात करता है ओसाका। थोडो नदी से जल प्राप्त करता है। कौन सा नदी है? थोडो नदी। जापान में थोडो नदी इसी से जल प्राप्त करता है। जापान का ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चीन का ऐसा सभ्यता है विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। खोज बोलता है हड़प्पा सभ्यता का खोज जॉन मार्शल ने खोज किया था 1921 में। जॉन मार्शल कहेगा तो 1920 में, लेकिन नेतृत्व किया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। 1921 में खोजा गया था, जॉन मार्शल नेतृत्व किया था। नेतृत्व के बारे में कहेगा ये खोज दयाराम साहनी भी देखा तो वही होगा, दुनिया के है। 160 साल पहले पंजाब में खोजा गया था। जब रेल लाइन का विस्तार हो रहा था तो वहाँ के इंजीनियर ने हड़प्पा सभ्यता को देखा, यहाँ सीट निकाल कर दूसरी जगह लेकर, मालूम नहीं चला कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कोई खंडहर है। इस हड़प्पा सभ्यता का खोदाई पूरा खोदान से पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता देखे हम लोग है, जॉन मार्शल 1920 में है ना खोज किया, और नेतृत्व में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में डायरेक्टर रह चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। यही जॉन मार्शल 1924 में 24 लिखा हुआ है, 24 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कहा जाता है 1924 में। यही सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बताया पूरे विश्व में जॉन मार्शल ने। 20 के बाद 24 में बताया था, है ना। 160 साल पहले देखा जाए पाकिस्तान के रेल लाइन खोदा रहा तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे देखने में मिलता है, इसी को देखा से मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। बस 22 यह सभ्यता हड़प्पा स्थान पर खोजा है। सबसे पहले कहाँ खोजा गया था हड़प्पा को? हड़प्पा जगह एक जगह है, यहीं सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, जब पाकिस्तान में पंजाब में पड़ता है, इसलिए हड़प्पा नाम दे दिया गया। और सिंधु नदी किनारे होने के कारण सिंधु नदी भी नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता को, इसलिए हड़प्पा को सिंधु नदी भी बोलते हैं। हड़प्पा वासी लोग है ना सिंधु नदी के किनारे ही है। यहाँ कृषि करते थे, पशु पालते थे, है ना, पशु पालना। और कृषि में गेहूँ, जौ, बाजरा, गेहूँ खाने के लिए पहले गेहूँ तब जौ, बाजरा, चावल भी करते थे, कोल्ड से प्राप्त हुआ चावल, दाल भी, और सफ़ेद चना होता था, तिल होता था, तिल, है ना। और क्या हुआ पशुपालन में कहेगा तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर भी है। यहाँ के जानवर का हड्डी मिला है, और जानवर का हड्डी मिलने के कारण पता चलता है कि शिकार का पता चलता है, इसलिए शिकार खाते थे लोग। मछली का भी हड्डी मिला है, जानवर को भी, मछली पक्षी तीनों का हड्डी मिला है। हड़प्पा में मोहर में जब मोहर बनता था ब्रिज पर बैल के